चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल के साथ में। आज का पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं रसिया यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है उसके क्या क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पूरे विश्व लेवल पर, इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे शुरुआत की जाती है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है उसका क्या क्या रिजल्ट रहेगा, क्या क्या आउटकम्स निकल के आ रहा है, इस पर हमेशा बहस चलती रहती है। और हर बड़ी पावर को किसी न किसी से डर सताते रहता है। आप ये देखोगे, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से काफ़ी वल्नरेबल माना जाता है पश्चिम। पश्चिम मतलब यूरोप। रूस के साथ एक सहायक पड़ोसी है। आप देख रहे हैं कि चाइना रसिया का हमेशा साथ देते रहता है। इसके अलावा इसके विरोधी कौन है? नेटो इसका विरोधी माना जाता है। और जबकि दो इसके ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि क्लियर नहीं है कि हम इसका साथ दें कि नहीं दें, पूरी तरह से साथ इसका देते नहीं हैं। जो यूक्रेन के यूरोपीय संघ और नाटो के संबंध हमेशा से विवाद का विषय बने रहे और यही रीजन भी बना फिर रसिया और यूक्रेन के युद्ध का। आप देख रहे थे तो जो 2021 के बीचों बीच में पुतिन और जो बाइडेन जिनेवा की बैठक के दौरान हम देखते हैं दोनों के बीच में किस प्रकार से मतभेद रहे थे। नेटो के सदस्यों और रसिया के बीच बातचीत की तीव्रता ने एक बंदी की उम्मीद जगाई थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सशस्त्र बल यूक्रेन की अपमानित और अनुभवहीन स्थिति की अनदेखी करते हुए बातचीत को चुना था। तो आप देख रहे हैं कि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ को चुना? आक्रमण को चुना। नेगोशिएशन को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चुना। नेगोशिएशन ऐसा था कि थोड़ा बहुत बातचीत हो सकती है कि क्या नाटो में मैं शामिल होऊं कि नहीं होऊं, यूक्रेन ऐसा बोल सकता था। लेकिन रसिया ने क्या काम कर दिया, किसी भी प्रकार का मैं नेगोशिएशन नहीं करूंगा और इग्नोर कर दिया था डिग्रेडेड एंड इनएक्सपीरियंस स्टेट को ऑफ हिज आर्म फोर्सेस, अपनी आर्म फोर्स की मदद से। यूक्रेन की जो मिलिट्री है, बीइंग द बिगेस्ट इन यूरोप, यूक्रेन भी काफ़ी पावरफुल माना जाता है यूरोप में। 2 लाख इसके पास पुरुष सैनिक है। इसके अलावा 6 लाख तो ये रिजर्व में लेकर के चलता है। 1000 टैंक है, 130 एयरक्राफ्ट है। यूक्रेन की जो इच्छा थी, ठीक है, यूक्रेन्स विलिंगनेस टू रेजिस्ट एंड नेटोज डिटर्मिनेशन टू पनिश रसिया। यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा और नाटो चाह रहा था कि हम कैसे भी करके रसिया को पनिश करेंगे, इसलिए उसके ऊपर कई सारे सैंक्शन उन्होंने लगाया था। अब पश्चिम ने किस प्रकार से हाइपोक्रिटिकल सैंक्शन लगाए हैं रसिया के ऊपर, इस बात का उल्लेख किया जाता है। देखिए, यूक्रेन को सहायता मिली है नाटो के माध्यम से। वीपन प्रोवाइड किए गए, ट्रेनिंग दी गई, कम्युनिकेशन दिया गया, सैटेलाइट एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया गया। इसके साथ साथ में रिकॉन्सिनेंस मतलब सैनिक परीक्षण, रिकॉन्सिनेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम दिया एंड टोटल कंट्रोल ओवर द ग्लोबल मीडिया। आप देखोगे पूरे विश्व भर के जितने भी चैनल थे उसमें रसिया की बुराई बताई जा रही थी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल मीडिया है उसके ऊपर इनका कंट्रोल रहा था। जबकि जो वर्ल्ड बैंक रहा था ना, काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहा था टू हेल्प डिवास्टेड वार टॉर्न नेशंस। फटाफट सहायता पहुंचाना था इसको, तो उसने क्या काम किया, धीरे धीरे काम किया। जैसे कि यमन और अफगानिस्तान। इट रश्ड $4.5 बिलियन टू यूक्रेन। और वहीं जब बात आ गई यूक्रेन की तो इसने क्या काम कर दिया, 5.5 बिलियन डॉलर की सहायता किसको दे दिया, यूक्रेन को। वाइल द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केम विथ $1.4 बिलियन। IMF भी पैसा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे रहा है। और जहां युद्ध से जो ग्रस्त एरिया था इतना ज़्यादा, जहां पर गरीबी भी है, वहाँ पर न तो आपने फटाफट मदद नहीं किए, इसलिए ये सब जो संस्थाएं हैं इनकी आलोचना की जाती है। और जो पश्चिम है पूरी तरह से फेल हो गया था इस बात को समझने के लिए कि कैसे करके हाइपोक्रिटिकल हमने
जो सैंक्शन लगाए हैं उनका क्या असर पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का मतलब जो लगाया था उसने ज़्यादा से ज़्यादा इफोर्ट इंडिया के ऊपर, इसके साथ जो अदर हैं उनको ऊपर भी उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला कि आप बायकॉट करिए ईरान और वेनेजुएला के ऑयल को, ओनली टू ट्राई टू गेट दो शिपमेंट बैक ऑन द मार्केट आफ्टर इट्स अपोजिशन शिफ्टेड टू रसिया। थोड़ी सी आलोचना यहाँ पर रसिया की भी करी जाती है कि रसिया का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड वाला था कि ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। इसकी स्ट्रैटेजी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी और इसका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है काफ़ी कमज़ोर था। रसिया हैज़ पेड ए हाई प्राइस मिलिटरली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली। सब तरफ से रसिया को भी नुकसान हुआ। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल यूक्रेन को नुकसान हुआ है। More human losses have already been sustained than during its 10 years intervention in अफगानिस्तान। जिस प्रकार से रसिया ने इंटरवेंशन करा था अफगानिस्तान में, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ गया है इस युद्ध के चलते चलते। इसी वॉर के चलते चलते क्या हुआ है, यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल पोर्शन है, इंडस्ट्रियल शहर हैं, पार्ट है, उसमें हम डिवास्टेशन देख रहे हैं। ठीक है, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। 10 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्रॉस करे थे नेबरिंग कंट्रीज़ को, एंड ओवर 7 मिलियन इंटरनी डिस्प्लेस, और 7 मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह देश के भीतर ही डिस्प्लेस्ड हुए थे। अब आप देखिए कि किस प्रकार से एक्शन लिए गए और उनका काउंटर एक्शन कैसे हुआ था। तो जो करेंट का यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव दैट क्लेम्स टू हैव रीटेक 6500 स्क्वायर किलोमीटर एंड ड्रिवन रसिया फोर्सेस बैक टू खार्किव बॉर्डर। यूक्रेन कह रहा है कि हमने रसिया से 6500 किलोमीटर का एरिया छीन लिए और उसको वापस भगा दिए। लीड टू अनाउंसमेंट बाय द मिस्टर पुतिन ऑफ होल्डिंग ए रेफरेंडम इन ऑक्यूपाइड प्रोविंसेस ऑफ लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खारसोन। ये किससे जुड़ता है? ये रसिया से जुड़ता है। इधर के एरिया में ये मोबिलाइज कर रहा है 3 लाख रशियन रिजर्विस्ट को, उसके पास जो रिजर्व में फोर्स है उसको, और धमकी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर वीपन्स का इस्तेमाल करने वाला है। यूक्रेन और नाटो, ठीक है, ये सब बातों को कह रहा है कि ये सब बातें रसिया की कमजोरी की निशानी है। ठीक है, ये देखते हुए कि पीछे हटने में एक सेना तेजी से मनोबल खो दे रही है उनकी, और रूसी जनता की राय मिजाज के लिए अत्यधिक प्रवण होते जा रही है। यूक्रेन के एरिया में किस प्रकार से रसिया का नियंत्रण बढ़ते जा रहा है उस चीज़ का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है कि रसिया ने कुछ कुछ क्षेत्रों को जो जीता है, और काफ़ी मात्रा में आप ये कह सकते हो कि वहाँ रसिया बोलने वाले लोग रहते हैं। रसिया अब क्या काम करवा रहा है कि अब जनमत संग्रह करवा रहा, लोगों से बोलूँगा वोट करो यस और नो में कि यहाँ पर रसिया का कब्जा होना चाहिए ना होना चाहिए, इसको अपने नियंत्रण में लूँ या ना लूँ, इस प्रकार की बातें निकल कर सामने आ रही। बताया जाता है, देखिए, रसिया कंट्रोल करता है लुहांस्क, खेरसान और लगभग 80% ऑफ ज़ैपोरिज़िया एंड 60% ऑफ द डोनेट्स्क। अभी इतने हिस्सा उसके पास है। लगभग 8 लाख न्यू रशियन पासपोर्ट हैव बीन इश्यूड इन यूक्रेन ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल में ही 8 लाख से ज़्यादा, लगभग 8 लाख रशियन पासपोर्ट इशू किए गए हैं यूक्रेन में, पिछले 2 साल का डाटा बताया जाता है। 2020 में रसिया ने डिक्लेयर कर दिया था इट वुड यूज़ न्यूक्लियर वीपन्स इन 4 इंस्टांसेस। 4 कंडीशन में मैं परमाणु हथियारों का प्रयोग करूंगा। पहले नंबर की बात यह है, उसको लग रहा है कि मिसाइल आ सकती कहीं से। सेकेंड नंबर, सब्जेक्टेड टू अटैक बाय वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसको लग रहा है कि कोई मास डिस्ट्रक्शन वाले
हथियार यूज़ कर सकता है मेरे खिलाफ, मैं परमाणु हथियार चलाऊंगा। सफर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हाउस इस न्यूक्लियर आर्सेनल। ठीक है, मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हूँ, यदि वो डैमेज हो जाता है न्यूक्लियर आर्सेनल से रिलेटेड, तो मैं इस्तेमाल करूँगा। या फिर व्हेन कन्वेंशन वार थ्रिएटेंड द रसिया एग्जिस्टेंस ऑफ रसिया, उसको लग रहा है कि ऐसे हथियारों के माध्यम से, सेना के माध्यम से मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं हारने वाला हूँ, उस टाइम में मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल करूँगा। ऐसे 4 जगह पे उन्होंने बात किया था। आज के टाइम में मिस्टर पुतिन क्या बोल रहे हैं, व्याख्या करते हैं। करेंट वार वाज एन एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल इन विच रसिया वुड मेक यूज ऑफ ऑल वेपन सिस्टम अवेलेबल टू अस। तो आज की कंडीशन ऐसी हो गई है, रसिया कह रहा है मेरे पास जो कुछ भी है मैं सबसे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। रसिया के पास में 5,977 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसमें से 1588 को तो उसने एकदम तुरंत यूज़ के हिसाब से डिप्लॉय करके रख दिया, ऑपरेशनली है ये। देयर हैज़ बीन विगोरस वेस्टर्न पुशबैक टू मिस्टर पुतिन थ्रेट। पुतिन को जो खतरा लग रहा है उसके पीछे कौन, किसका हाथ है? वेस्टर्न का हाथ है। पॉइंटिंग आउट दैट नो सच थिंग एज ए लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर। अब दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से किस प्रकार की डिक्लेरेशन की गई उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वाशिंगटन ने डिक्लेयर किया है कि वो किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है एंड इज़ रेडी टू कंटिन्यू फाइट, और वो कंटिन्यू लड़ाई लड़ते रहेगा जब तक कि यूक्रेन नेसेसरी समझता है। अब इसी के चलते चलते मिस्टर पुतिन क्या कह रहा है, वो किसी भी प्रकार की पीस डील मैं नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा इफ़ इट इंक्लूड्स द लिफ्टिंग ऑफ ऑल सैंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले तो तुम जो भी सैंक्शन लगाए हो उसको लिफ्ट करो, तब जाके ही मैं आगे कुछ सोचूंगा, ऐसा मिस्टर पुतिन का कहना है। तो वही बात होती है कि जो बड़ी बड़ी पावर होती हैं उनको हमेशा से डर सताते रहता है पॉलिटिकल लेगिटिमेसी का। ठीक है, लेगिटिमेसी मतलब वैधता, कि हो सकता है हम सत्ता में अभी हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि हम सत्ता में ना रहें, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, इसके लिए क्या है, वो इतने आसानी से कोई भी डिसीजन नहीं लेते। फियरिंग लॉस ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड स्ट्रेटजिक स्टेटस, अभी हाल ही में मेरी जो स्थिति है पूरे विश्व भर में वो धूमिल हो जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं। हैव ऑलवेज प्रूव्ड अनविलिंग और इनकेपेबल ऑफ एंडिंग वार, इसी के चलते चलते युद्ध कभी भी रुकता नहीं। तो आखिर कौन से रिजल्ट हम देखेंगे। पहला जो मेजर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है विश्व युद्ध के बाद में इतना बड़ा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर सामने आएगा। पहली नंबर की बात यह है, रूस जिस देश को तबाह कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन हमेशा शत्रुतापूर्ण रहने वाले। ठीक है, और पश्चिम जिस प्रकार से उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है वो सैंक्शन तो कंटिन्यू जारी ही रहेंगे, जिससे रसिया और पूरे ग्लोबल भर में इसका असर पड़ने वाला है। रूस की रूस हमेशा कहता है कि मैं अपने देश की सिक्योरिटी को इंश्योर करूंगा, तो ये एक सपने वाली बात नज़र आएगी। दूसरी बात यह है, यदि युद्ध जारी रहता है तो ये यूरोपीय कंट्री के फेवर में जाने वाला है, अमेरिका के फेवर में जाने वाला है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में लंबे समय तक जब अमेरिका लड़ते रहा था तो उसके जो विरोधी देश हैं उनको फ़ायदा हुआ था। घरेलू युद्ध विरोधी कार्यकर्ताओं और अति राष्ट्रवादियों दोनों के दबाव में पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेवल पर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होने वाली। मतलब कर, यदि रूस के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तो उनका विरोध रसिया को झेलना पड़ेगा, चाहे वो अपने देश के लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल पर हो। अब हम बात कर लेते हैं भारत और चाइना की, यहाँ पर क्या स्टैंड है। ठीक है, तो रसिया का जो युद्ध है उसने चाइना को एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में डाल दिया है। पेडिकमेंट, पेडिकमेंट मतलब होता है पोजीशन या फिर स्थिति। तो
बीजिंग इनलिस्ट कर देगा रसिया को एज ए जूनियर पार्टनर, या फिर बट्रेस इट इवन दाउ चाइना देयर बाय रिस्क कन्फ्रंटिंग इट्स मेजर ट्रेड पार्टनर। तो आप ये देख रहे हो कि बीजिंग मतलब चाइना रसिया को क्या मान लेगा, अपना जूनियर पार्टनर लेकर के चलेगा, और इसी पार्टनर के साथ मिलकर के वो क्या काम करने वाला है, अमेरिका के साथ में जो उसका युद्ध चलते रहता है ट्रेड को लेकर के या फिर अनर चीज़ों को लेकर के, उसका सामना वो करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों के साथ में उसकी राइवलरी चलते रहती है, तो इसकी लड़ाई लड़ेगा वो रसिया के साथ में मिल करके। अब चूंकि एज द ओनली परमानेंट मेंबर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वार, हम देख रहे हैं कि चाइना किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है इस युद्ध में, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है इस युद्ध में। चाइना enjoys both leverage and self-interesting in shaping the outcome of the conflict। इसका मतलब ये हो गया कि चाइना एक तो युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ है और दूसरा वो उसका साथ भी दे रहा है, वो दोनों प्रकार के फायदा यहाँ पर से उठा सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आगे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मतलब जैसे कि हमारे देश में युद्ध हो रहा, हमारा देश लड़ाई लड़ रहा है, तो हम देखते हैं उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेता है, बेस्ड ऑन द एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री, लैंग्वेज विल ग्रो, इससे इसको बढ़ावा ही मिलने वाला है। और ये जो यूक्रेन वॉर है, यूक्रेन का युद्ध है ना, विल लीड टू मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट, इकोनॉमी में किस प्रकार का लॉसेस दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ते जा रही है, सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है, तो ये सारा असर हम ग्लोबली देख रहे हैं। और ये जो दोनों देश हैं वो सफ़र कर रहे हैं वेस्टर्न सैंक्शन से, या फिर अफेक्ट हैं कोलेटरी विल सीक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी प्लेटफॉर्म बियॉन्ड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वाशिंगटन एंड ब्रुसेल्स in order to bypass current transactional financial arteries and challenge the dollar as reserve currency। एक बात ये कही जाती है, जिस प्रकार से अमेरिका अपनी मुद्रा को लेकर के लोगों के ऊपर दबाव डालते रहता है, उस दबाव से अब देश बाहर आना चाहते हैं। भाई आप हमें डॉलर में नहीं सौदा करने देते हो, मत सौदा करने दो ना, वैसे भी हमें आपके साथ नुकसान हो रहा है। $1 में हम आपको 80 रुपया दे रहे हैं, इसमें तो भारत का ही नुकसान है, तो हम क्यों करेंगे डॉलर में सौदा, हम दूसरी मुद्रा में डॉलर में सौदा करेंगे। इस प्रकार की सोच आज के टाइम में विकसित हो रही है देशों के बीच में। और सबसे लास्ट में बताया जाता है, यदि हम बात करें भारत के संबंध की रसिया के साथ में, ठीक है, यदि रूस के साथ में हमारे संबंध में कमी आ रही है, तो हम ये कहते हैं कि दुनिया बहुध्रुवी होना चाहिए, मल्टीपोलर होना चाहिए, मल्टीलैटरिज्म का ज़माना है, तो ये बात हमारी गलत सिद्ध हो जाएगी। इसलिए रसिया का थोड़ा सा समर्थन ज़रूरी है। हम देख रहे हैं रक्षा में हमारे साथ वो पार्टिसिपेट करता है, हमको हथियार प्रोवाइड करता है, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा में सहयोगी परियोजना के संदर्भ में पीछे धकेलने वाला हमारे रिलेशन को। वहीं यदि हम अमेरिका के साथ में आगे आते हैं, ठीक है, तो अमेरिका तो हमेशा ही चाहता ही है, अमेरिका के लिए अपेक्षित मोड़ अधिक खर्चा और अधिक सशर्तता, मतलब अधिक शर्तों वाला होने वाला है। हमेशा वो शर्त लगाते रहता, हमेशा कंडीशन रखते रहता है। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी को फिर से रीडिस्कवर करने की कोशिश करी जाती है। तो यहाँ पर जो हम बे और बंगाल की बात करेंगे, वो पार्टिकुलरली जो इसके किनारे वाले आने वाले जो देश हैं, उनके रिलेशनशिप को यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है। उनका कहना है कि जो खाड़ी है एक्सपीरियंस कर रही है आज के टाइम में जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो कल्चरल एक्टिविटी को। आज के टाइम में फिर से इसको एक की रोल मिल गया है कि ये शेप करेगा मैरीटाइम ऑर्डर को एशिया में।
इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो फोर्थ बिम्स्टेक समिट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था ओपनिंग ऑफ द सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज। क्या बोला था? सीबीएस को हमें ओपन करना है, कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में। फिर अधिकारियों ने क्या बोला? लॉन्च ऑफ सीबीएस हैज़ वंस अगेन डिमॉन्स्ट्रेटेड इंडियाज कमिटमेंट। इसकी यदि हम लॉन्चिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से इंडिया का जो कमिटमेंट है टू एडवांसिंग कंस्ट्रक्टिव एजेंडाज, हमेशा बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा को भारत उठाते रहता है, इस प्रकार का कमिटमेंट भारत की तरफ से किया जा रहा है। कनेक्शन, इसके साथ साथ में सेटिंग अप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज विथ इन इंटरेस्ट इन द बे। जितने भी लोग इस खाड़ी से अपने अपने लग रहे हैं कि हमारे यहाँ पर काम की चीज़ है, उन लोगों को आपस में कनेक्ट करने के हिसाब से भारत ये ऐसे कदम उठाया था। सीबीएस के माध्यम से कोलैबोरेशन बढ़ने वाला है, सहयोग बढ़ने वाला है जियो इकोनॉमिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, इकोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ, कल्चरल हेरिटेज और ब्लू इकोनॉमी में। यहाँ से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होने वाली है इस खाड़ी वाले रीजन में। इससे मजबूती मिलेगी इंडिया के ओवरऑल फ्रेमवर्क को। किसके लिए? मैरीटाइम इंगेजमेंट के लिए, जिसका उद्देश्य है हमें एडवांस करना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉर ऑल बाय फोस्टरिंग क्लोजर नॉटिकल टाइज। इसके लिए हमें जो समुद्री देश है उनके साथ में अपने संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। बताया जाता है ये जो खाड़ी वाला एरिया है मेजर कॉमर्स का हब माना जाता है इंडियन ओशियन में। इट क्रिएटेड ए conduit between ईस्ट एंड वेस्ट इन टर्म फॉर ट्रेड एंड कल्चर। ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या काम कर रहा है ये? हमें व्यापार के लिए एक प्रकार से पाइपलाइन का काम कर रहा है। पूर्व और पश्चिम के बीच में जो संबंध हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसके लिए। तो जो इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन है, इसके अलावा रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर फिर से अलाइनमेंट हो रही हैं एशिया की तरफ में। एशिया की तरफ इनका झुकाव हो रहा है क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी राइवलरीज हैं इनके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है ये एशियन कंट्रीज। आगे और भी इस खाड़ी के महत्व को रेखांकित किया जाता है कि देखिए इस क्षेत्र में संचार के लिए जो समुद्री मार्ग बनाए गए हैं वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी की सुरक्षा के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं और ऊर्जा सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, जो इस क्षेत्र के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पावर दे रहे हैं। इसके अलावा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा कुछ गैर पारंपरिक खतरे हैं जो यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। खाड़ी समुद्री और ऊर्जा संसाधनों के पर्यावरण के अनुकूल में अन्वेषण में अधिक क्षेत्रीय सहयोग का अवसर हमको प्रोवाइड कर रही है। इस एरिया में हम देखते हैं कई किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ का समुद्री वातावरण है। ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियों से पानी प्राप्त करता है। नदियाँ अपने पानी को यहाँ पर छोड़ती हैं और ये आंशिक रूप से संलग्न समुद्र है जिसने कई भूवैज्ञानिक विशेषताओं को जन्म दिया और ये कई दुर्लभ और लुप्त प्राय समुद्री जातियों और मैंग्रोव का घर भी है जो पारिस्थितिकी और मछली पकड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो एरिया है इतना ज़्यादा शांत नहीं है जितना ज़्यादा हमको लगता है। ठीक है, खाड़ी वाला जो एरिया है यहाँ पर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यहाँ पर रेखांकित किया जा रहा है। इस रीजन का जो मैरीटाइम वाला इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बदल चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मेजर पावर्स है ना वो एक्सपांड कर रही हैं उनकी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को। पॉलिटिकल और कल्चरल एंगेजमेंट टुगेदर विद इकोनॉमिक कंपटीशन हो रहा है हैव टेकन ऑन न्यू डायमेंशन। इन्हीं सब बातों के चलते चलते यहाँ पर नई डायमेंशन जुड़ते जा रही हैं।
और वहीं यदि हम ज़्यादा क्रूशली वाली बात कर लें तो जो खाड़ी का इकोसिस्टम है ना, गोइंग थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, बहुत बड़े क्राइसिस से होकर के यहाँ का इन्वायरमेंट गुजर रहा है। ब्रॉड ऑन बाई वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉइटेशन, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पर्यावरण का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। और जियोपॉलिटिकल यहाँ पर अनरेस्ट है। जियोपॉलिटिकल मतलब कि अलग अलग देश अपना अलग अलग राजनीतिक हिसाब से इसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त हो रही हैं, इज ए रिजल्ट ऑफ केयरलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैरीटाइम इन्वायरमेंट विच हैज़ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होना, लैंड यूज़ बदलते जाना, एक्सेसिव रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करना। मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं तो आज के टाइम में खाने के हिसाब से थोड़ी ना पकड़ रहा है, आज के टाइम में व्यापार के हिसाब से। भारत में यदि पूर्ति हो जा रही तो एक काम करते हैं, विदेश भेज देते हैं। इस हिसाब से आज के टाइम में तो मछलियाँ पकड़ जा रही हैं, तो क्यों ना ये मछलियाँ फिर धीरे धीरे ख़त्म होना ये तो इनका निश्चित है। हम देख रहे हैं कि खारापन बढ़ते जा रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हम देख रहे हैं बे खाड़ी के इन्वायरमेंटल में। अब ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए, स्मॉल और जो मीडियम टाइप के जो शिप रहते हैं, जहाज रहते हैं, वो अपनी चीज़ों को इस खाड़ी में छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई लिक्विड हो, चाहे ईंधन हो, चाहे धुआं हो, चाहे वो किसी प्रकार का कचरा हो। शिपिंग कॉलिजन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पर ऑयल भी बिखर जाता है इस खाड़ी में। इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी इस खाड़ी में बहा दिया जा रहा है, पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर यह है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कूड़े की। लिटर मतलब होता है कूड़ा, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इस खाड़ी को ख़त्म करने में। तो ये सारी बातों को हमें खुद समझना होगा, इसके अलावा पूरी दुनिया को समझाना भी हमको पड़ेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के ऊपर। ये सारे इशू इसी से सॉल्व हो सकते हैं। तो यदि हम फाउंडिंग करते हैं सीबीएस की, नालंदा यूनिवर्सिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड गिवन द नेशन ए यूनिक interdisciplinary research center devoted to web focused teaching। ये कह रहा है, ये संस्था कह रही है कि हम काम करेंगे इस खाड़ी की जो जो समस्याएं हैं उस पर हम रिसर्च करेंगे, कैसे करके इन समस्याओं को हम निजात दिला सकते हैं। इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, टीचिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। एडिशनली बात करी जाती है यहाँ के जो छात्र रहेंगे, स्कॉलर रहेंगे कई सारे देशों के और एकेडमिक स्ट्रीम्स वाले ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीबीएस के पहले सर्टिफिकेट प्रोग्राम में। कहाँ पर? इस खाड़ी में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो समुद्री नेबरहुड है वो डेवलप करें, एक पार्टनरशिप और कोऑपरेट करें बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम डोमेन्स इंटर रिलेटेड। ये जो समुद्री एरिया है ये आपके और मेरे बीच में इंटर रिलेट करता है, दोनों के बीच में निर्भर करता है और इंटरडिपेंडेंट नेचर है, ट्रांसनेशनल कैरेक्टर है एंड क्रॉस जुरिडिक्शनल इंगेजमेंट होना चाहिए बहुत सारी गवर्नमेंट के बीच में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजेस के बीच में। इसके अलावा भी कुछ चिंताएं हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि हम यहाँ पर अपना अटेंशन दें। इसमें इंक्लूड किया गया है एक्सपांडिंग कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी। इस एरिया में सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें तवज्जो देना पड़ेगा और इसमें भी हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें इन्हेंस करना है कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और ईज़ ऑफ मैरीटाइम ट्रांजिट, यहाँ पर जो आवाजाही है एकदम आसान है।
और हमें बूस्ट करना है इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को मैरीटाइम कनेक्टिविटी के सेक्टर में। इसके अलावा कुछ गैर पारंपरिक खतरे भी हैं, ठीक है, उनको हमें संबोधित करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अवैध, जिनकी हमें सूचना भी नहीं मिल पा रही है, और जो इर्रेगुलर तरीके से मछली का पकड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है, इसको हमें कम करना है। डेटा रिपोर्टिंग को हमें स्टैंडर्ड बनाना है, उसमें कुछ सामंजस्य बिठा करके चलना है, ये हमारे लिए एक चुनौती का काम है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय समुद्री हमारे संस्थाएं हैं, को एक नेशनल लेवल पर अवसर और लक्ष्यों को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। तटीय सरकारों को कौशल स्किल बिल्डिंग, अनुसंधान, ट्रेनिंग को समर्थन देना पड़ेगा, बढ़ावा देने की उनको ज़रूरत है। इस क्षेत्र के देशों को प्रोत्साहन और निवेश जुटाने, समुद्री मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट करने और वैकल्पिक शैली में लोगों का समर्थन करने की ज़रूरत है। साझा समुद्री जो चिंता है और समुद्री पर्यावरण की जटिलता है, ठीक है, इन सब को एक साथ में हमें कम करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।